हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी जिसके आंसर्स थोड़े से बड़े होंगे पिछली बार से। ये होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक। मार्क्स होंगे इनके टोटल 16। तो इस कड़ी में हम देख रहे हैं आज फ्लेमिंगो जो किताब है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम पहले पार्ट द लास्ट लेसन से, यानी अंतिम पार्ट से हम लेते हैं। ये नाम है पार्ट का, पार्ट पहला है लेकिन नाम उसका है लास्ट लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच जो था उसको क्या आशा थी कि वो क्या कर लेगा, प्रिपेयर यानी तैयार कर लेगा, विद फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उस दिन, यानी स्कूल के लिए वो क्या चीज़ तैयार करके ले जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो फ्रेंच को ये उम्मीद थी कि वो विद्यालय के लिए पार्टिसिपल्स नाम का जो टॉपिक था उसको तैयार कर लेगा। एम हेमल हिज टीचर, कि एम हेमल जो उसके क्या हैं, अध्यापक हैं, हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। तो ये उनके जो अध्यापक है, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी पहले ही कि वो प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल्स जो टॉपिक है उसके ऊपर उस दिन। फ्रेंच डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच तो इस टॉपिक का पहला अक्षर भी नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया उस दिन जो बिल्कुल ही अनयूजुअल था, असामान्य बात क्या थी उस दिन। तो आंसर होगा फ्रेंच नोटिस्ड, डिड आया तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगा दी तो हो जाएगा नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। तो उस दिन स्कूल के बारे में असामान्य बात जो फ्रेंच ने नोटिस की वो क्या थी। व्हेन द स्कूल बिगेन, कि जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बशल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, बशल का मतलब अशांति, यानी कि शोर शराबा हो जाता था। इट कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस शोर शराबे को गली के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ये आवाज़ें किसकी होती थी, टेबलों की, डेस्कों की खोलने की और बंद करने की आवाज़ें। एंड द लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, और जो पाठ रिपीट किए जाते थे, दोहराए जाते थे, यूनिसन यानी एक होकर, यानी बहुत सारे जो बच्चे थे वो यूनियन बनाकर या फिर ग्रुप बनाकर जब इन पाठों को रिपीट करते थे तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा नॉइज यानी प्रदूषण होता था, यहाँ पर शोर होता था। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल, लेकिन उस दिन हर चीज़ बिल्कुल शांत थी, स्टिल यानी शांत, एंड साइलेंट और चुप थी, एज ऑन अ संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, और ये क्या था, बिल्कुल शांत और असामान्य अचंभा था। तो ये जो बातें थी यही उस दिन की स्पेशल थिंग्स थी और अनयूजुअल असामान्य बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से आए हुए ऑर्डर्स की वजह से विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हमारा आंसर होगा द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। उन ऑर्डर्स की वजह से बहुत बड़ी, डिसमे का मतलब निराशा, बहुत बड़ी निराशा हुई। हम डिसमे की जो वर्ड है इसकी जगह हम लिख सकते हैं सैडनेस। तो सैडनेस का मतलब दुख, निराशा। तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई उस स्कूल में। इट अपसेट, और इनकी वजह से या इन कारणों की वजह से ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो स्टूडेंट्स थे वो अपसेट हो गए। नाउ ऑनवर्ड्स, और आगे द स्कूल्स ऑफ द अल्सेक एंड लॉरियन वुड टीच ओनली जर्मन। अब क्या होगा कि इन जो ऑर्डर आए हैं उनकी वजह से सभी स्कूल जो कहाँ में होते हैं, अल्सेक नाम के और लॉरियन नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर अब केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। फॉर द स्टूडेंट्स इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो विद्यार्थियों के लिए ये जो लेसन है वो आखिरी फ्रेंच के अंदर पाठ था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन, क्योंकि अगले ही दिन से वे सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर्स,
और ये भाषा होगी उनके नए अध्यापकों की, क्योंकि जो एम हेमल थे उनका ये आखिरी पाठ था। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच जो छोटा सा बच्चा था उसकी भावनाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ मिस्टर एम हेमल एंड स्कूल, एम हेमल और स्कूल के बारे में। और या फिर यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रेंच, कौन कौन से परिवर्तन हुए। यहाँ पर कम ओवर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है प्रभाव पड़ना। तो उसके फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आफ्टर ही हर्ड एम हेमल्स अनाउंसमेंट, जब एम हेमल ने घोषणा की लास्ट लेसन के बारे में तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तुम्हारा आंसर होगा, तो आंसर होगा हमारा इट वाज सर्टेनली लास्ट फ्रेंच लेसन टॉट इन द स्कूल, कि निश्चित रूप से ये फ्रेंच भाषा के अंदर पढ़ाया जाने वाला आखिरी पाठ था। इट मेड फ्रेंच क्वाइट सेंटिमेंटल, इस चीज़ ने फ्रेंच को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा भावुक बना दिया। सेंटिमेंटल यानी भावुक। इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दस द फ्रेंच बिकेम वेरी सेंटिमेंटल। ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज, तो अचानक क्या हुआ, उसमें विकसित हो गया एक अजीब प्रकार का आकर्षण। फैसिनेशन यानी आकर्षण, या यूँ कहें अट्रैक्शन। तो फैसिनेशन की जगह हम अट्रैक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस ओनली अ वाइल अगो, और वो किताबें जो उसको प्रतीत होती थी एक नुइसेंस। अब नुइसेंस का मतलब यहाँ पर परेशानी, कि वो किताबें जो उसको परेशान करती थी या परेशानी लगती थी, ओनली अ वाइल अगो कुछ देर पहले, वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब वो उनकी पुरानी मित्र नज़र आ रही थी। मिस्टर एम हेमल वाज गोइंग अवे, अब एम हेमल जो था वो तो जा रहा था। ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और ही यानी कि फ्रेंच अब उनको कभी भी नहीं देख पाएगा। दिस आइडिया वाज क्वाइट पेनफुल टू हिम, और ये विचार ही उसको बहुत ज़्यादा दुखदायी करने वाला था। ही इवन फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो जब ये विचार उसके दिमाग में आए फ्रेंच के, तो सब कुछ भूल गया। अबाउट हिज रूलर, उसके स्केल के बारे में जिससे वो पिटाई करता था, उस स्केल के बारे में भूल गया। ही आल्सो इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी, और वो इस बात को भी उसने अनदेखा कर दिया कि कितने चिड़चिड़े स्वभाव के एम हेमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ अ प्रोपोजिशन, ये एक प्रपोजिशन है और इसके मामले में बिल्कुल ठीक सामने। तो बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने बहुत सारी भीड़ क्यों थी उस दिन। तो आंसर हमारा यूजुअली देयर यूज्ड टू बी अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, सामान्यतः भीड़ रहा करती थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम वेयर फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि जितनी भी बुरी खबरें थी हैड कम वो आ चुकी थी उसी जगह, वेयर फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से इसी बुलेटिन बोर्ड पर सभी बुरी खबरें आती थी। बट टुडे अनदर बैड न्यूज़ शॉक्ड द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन, लेकिन एक अन्य बुरी खबर ने क्या कर दिया, चौंका दिया। शॉक्ड यानी झटका दिया या चौंका दिया। क्या चौंका दिया, अदर रेजिडेंट्स, अन्य सिटीजन्स को, यानी जो अन्य लोग बाग थे रहने वाले वहाँ के निवासियों को चौंका दिया। एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया था, और ऑर्डर में क्या था कि जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अल्सेक। अल्सेक एंड लोरियन नाम के जो ज़िले थे उनके निवासियों के ऊपर इम्पोज्ड यानी थोप देना, ज़बरदस्ती थोप देना, तो थोप दी गई थी। यहाँ पर तो वो आ जाए पैसे वही से, यानी तो उनके ऊपर थोप दी गई थी ये भाषा। नाउ ओनली द जर्मन टीचर्स विल टीच जर्मन टू द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, और अब क्या होगा, केवल जर्मन जो अध्यापक हैं वो ही जर्मन भाषा पढ़ाएंगे फ्रेंच बोलने वाले जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो अध्यापक थे उन्होंने लोगों से क्या कहा या क्या समझाया फ्रेंच भाषा के बारे में। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई,
और उनको क्या करने के लिए बोला और क्यों। तो हम इसका आंसर देखते हैं, क्या बोला और क्यों बोला। तो आंसर है हमारा एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बोलते गए। तो ये जो लैंग्वेज हमने लिखी वेंट ऑन टू टॉक ऑफ, इस पूरी चीज़ के लिए हम ये भी लिख सकते हैं स्पोक, यानी उन्होंने बोला या टोल्ड। ये दो शब्द से पूरा काम हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा एम हेमल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया। इस पूरी लाइन का अर्थ भी यही है, और अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने ये भी बताया कि ये भाषा संसार की सभी भाषाओं में सबसे सुंदर है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और ये भाषा जो है द क्लियरेस्ट, सबसे साफ और बहुत ज़्यादा तार्किक, लॉजिकल यानी तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट, और उन्होंने लोगों से अपील की, लोगों से कहा कि वो इसकी रक्षा करें, गार्ड यानी सुरक्षा करें उनके बीच में, यानी अपने आप में इस भाषा को बनाए रखें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इस भाषा को भूलें नहीं। एज लॉन्ग एज पीपल, जैसा कि लोगों ने कहा, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैव द की टू फ्रीडम, और जैसा कि लोग कहते हैं कि अपनी भाषा को कस के पकड़े रहो। क्यों? क्योंकि ये भाषा क्या होती है, द की ऑफ फ्रीडम, कि एक भाषा ही स्वतंत्रता की चाबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब घड़ी ने 12 बजाए, और किसकी घड़ी थी, चर्च की। तो चर्च की घड़ी ने जब 12 बजाए तो क्या हुआ, या फिर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह कह सकते हैं, हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स। एम हेमल ने किस तरह से अपने विद्यार्थियों को फेयरवेल यानी विदाई दी या विदा कहा, एंड द विलेज एल्डर्स, और गांव के बड़े बूढ़ों को भी किस तरह उन्होंने विदा कहा। आंसर देखते हैं कि द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। इट वॉज टाइम फॉर द एंजलस प्रेयर, और ये प्रार्थना करने का समय हो गया था। तो एट द सेम मोमेंट, तो उसी क्षण, सेम मोमेंट एंड उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियंस साउंडेड, तो उसी टाइम प्रुशियंस के जो दुंदुभियाँ थी उनकी आवाज़ आई, यानी वो भी बजी। तो सडनली एम हेमल ग्रीव ओवर इमोशनल, तो इन सभी आवाज़ों को सुनकर जो एम हेमल थे वो क्या हो गए, इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। पेट्रियोटिक फीलिंग्स, तो जो देशभक्ति थी, पेट्रियोटिक देशभक्ति की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो ओवर पावर्ड हिम, उनसे वो बहुत ज़्यादा भर गए। ही टुक अ पीस ऑफ चाक, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड रोट, और लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा हमेशा जिंदा रहे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो क्लासरूम में पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। दे वर सॉरी फॉर नॉट हैविंग अटेंडेड स्कूल मोर ऑफन, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था कि वो स्कूल नहीं जा पाए थे, अक्सर नहीं जा पाते थे। एंड दे विश्ड टू पे देयर रेस्पेक्ट्स टू एम हेमल, तो इसलिए वो क्या चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो अपना आदर भाव प्रस्तुत करें एम हेमल के प्रति, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने क्या किया था, 40 वर्ष विश्वासपूर्वक सेवाएं दी थी अपने देश को, विच हैड नाउ बीन एनेक्स्ड बाय द प्रशियंस, हड़प लिया था। एनेक्स्ड यानी हड़प लेना, तो जिनकी नौकरी को किसने हड़प लिया था, पर्शियंस के द्वारा हड़प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि क्या गज़ब की बिजली के चमक के समान ये शब्द मेरे लिए थे। तो विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड फ्रेंच, वो कौन से शब्द थे जिन्होंने धक्का पहुंचाया, झटका पहुंचाया और आश्चर्यचकित किया फ्रेंच को। इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर लिखने में, द वर्ड्स ऑफ एम हेमल विच शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड फ्रेंच वर, कि वह शब्द
जो एम हेमल ने बोले थे और जिन शब्दों ने फ्रेंच को बहुत ज़्यादा झटका दिया और सरप्राइज़ किया वो शब्द थे माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरियन, कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि अब तुम्हें केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी उन सभी स्कूल्स के अंदर जो अल्सेक और लोरियन जिलों में है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हेमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। उस क्लासरूम का किस तरह का दृश्य था, किस तरह की मनोदशा थी जब एम हेमल ने अपना अंतिम फ्रेंच लेसन, अपना जो फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन दिया, तब क्लास का माहौल कैसा था। तो आंसर होगा द मूड इन द क्लासरूम वाज अनयूजुअल। तो क्लास का जो माहौल था वो क्या था, अनयूजुअल यानी असामान्य, बिल्कुल असामान्य था। देयर वाज नो यूजफुल हशल एंड बशल, और वहाँ पर सामान्यतः जो हशल एंड बशल चहलकदमी या गतिविधियाँ जो होती थी वो भी नहीं थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड इवन द विलेज एल्डर्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर सीट्स। इसके अलावा वहाँ पर गांव के जो बच्चे थे वो और विलेज एल्डर्स और गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे वो भी वहाँ पर अपनी अपनी सीट ले चुके थे, यानी कि बैठे हुए थे। मिस्टर हेमल वाज इन हिज बेस्ट एंड फॉर्मल क्लोथ्स, और मिस्टर हेमल जो थे अपनी सबसे अच्छी और औपचारिक वेशभूषा या कपड़े पहने हुए थे। द न्यूज़ फ्रॉम बर्लिन हैड अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर देयर नेटिव लैंग्वेज, और जो खबर आई थी बर्लिन से उसने उनको क्या किया, देशभक्ति की जो भावनाएं थी उनसे ओतप्रोत कर दिया अपने मातृभाषा के प्रति। एवरीवन शोड रेस्पेक्ट टू एम हेमल हु डिलीवर्ड हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, और प्रत्येक ने अपनी आदर भाव प्रकट किए या आदर भाव दिया एम हेमल को, जिसने कि अपना आखिरी फ्रेंच भाषा का जो पाठ था वो दिया था या पढ़ाया था। तो इस तरह का माहौल था उस क्लास का। लेसन नंबर 2 देखते हैं, नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन, और उसमें से कहानियाँ हैं खोए हुए बचपन की। तो खोया हुआ वसंत का मतलब यहाँ पर बचपन से ही लिया जाएगा। तो इसका पहला नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। गार्बेज के जो ढेर हैं, कचरे के ढेर में वो क्या खोज रहा है, एक क्वेश्चन, और इसी में मिक्स है कि वो कहाँ पर है अभी और वो कहाँ से आया है। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें मिक्स कर दिए थे, एक तो क्या खोज रहा है, कहाँ से आया है और कहाँ पर अभी वर्तमान में है। आंसर होगा साहेब इज़ अ रैग पिकर। साहेब क्या है, एक कचरा बीनने वाला है। ही इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड, और वो किसकी तलाश कर रहा है, यहाँ पर गोल्ड यानी सोने का मतलब धन, वो धन की तलाश कर रहा है इन द गार्बेज डंप्स। समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी इवन कि कभी कभी उसे 1 रुपये का नोट या 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी 10 रुपये नोट और कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। ही कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन टू, और कभी कभी तो क्या प्राप्त कर सकता है, चांदी का एक सिक्का भी। साहेब हैज़ कम फ्रॉम ढाका एंड बांग्लादेश, साहेब कहाँ से आया है, ढाका जगह से आया है जो कहाँ है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के ढाका शहर से वो आया है। नाउ ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी, और अभी वो सीमापुरी के अंदर रह रहा है जो कहाँ है, दिल्ली में। तो यहाँ पर वो रह रहा है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आंसर आएगा यस या नो के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या साहेब खुश है टी स्टॉल पर काम करके, एक्सप्लेन, इसको समझाओ। तुम्हारा आंसर होगा परहैप्स। साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि शायद साहेब खुश नहीं है टी स्टॉल पर काम करके, बिकॉज क्योंकि ऑल्दो ही वॉज पेड 800 एंड गॉट ऑल हिज मील्स, कि हालांकि उसको दिए जाते थे 800 रुपये और उसके सभी प्रकार के खाने, यानी सुबह शाम और दिन का जो खाना था वो दिया जाता था। हिज फेस हैड लॉस्ट इट्स केयर फ्री लुक, लेकिन इसका जो चेहरा था ना, केयर फ्री लुक, लापरवाही का वो खो चुका था, यानी वो अब लापरवाह नहीं रह सकता था। अर्लियर ही वॉज हिज ऑन मास्टर एंड एन्जॉयड हिज फ्रीडम, क्योंकि पहले क्या था, वो
अपना मालिक खुद था और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया करता था। नाउ ही वर्कड फॉर अ टी स्टॉल ऑनर, लेकिन अब वो एक चाय वाले मालिक का एक नौकर बन चुका था या उसके लिए काम करता था, तो शायद वो खुश नहीं था। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, वो क्या चीज़ है जो फिरोज़ाबाद को फेमस यानी प्रसिद्ध बनाती है? तो आंसर होगा फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, कि फिरोज़ाबाद अपनी चूड़ी बनाने के जो कारखाने हैं उनसे प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये जो केंद्र है यानी फिरोज़ाबाद वो भारत का एक बहुत बड़ा कांच के व्यवसाय का केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन यानी बताइए, हज़ार्ड्स यानी समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ग्लास यानी कांच का जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं या उनका जो धंधा है उनके अंदर आती है। तो कौन कौन सी समस्याएं आती है, तो हम लिखेंगे ये द पीपल वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। सबसे पहली जो समस्या है वो क्या है कि इन लोगों को अंधेरी और सड़न युक्त जो सेल्स का मतलब कोठरियाँ, तो वो जो छोटे छोटे कमरे हैं उनके अंदर काम करना पड़ता है, सबसे पहली समस्या। अभी कोठरियों में क्या होता है, विदाउट एयर न तो हवा होती है और न ही प्रकाश होता है। इन ग्लास फर्नेसेस वहाँ पर कांच की जो भट्टियाँ होती है विद हाई टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान में काम करती है। ऑफन द वर्कर्स गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, और अक्सर जो काम करने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। किस कारण से, उस डस्ट से, उस धूल से जो ग्लास को पॉलिश करते समय उठती है। तो ये सारी समस्याएं हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि ये जो कचरा है ये उनके लिए सोना है। वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स, कचरा बीनने वालों के लिए लेखक ऐसा क्यों कहता है? तुम्हारा आंसर होगा फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए। गार्बेज इज़ नथिंग लेस देन गोल्ड, कचरा सोने से कम नहीं है उनके लिए, यानी उनके लिए लगभग सोना ही है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि यही उनका रोजाना का रोजी रोटी है, ब्रेड एंड रोटी है उनकी। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, तो बच्चों के लिए तो ये एक आश्चर्य में लिपटा हुआ सामान है। समटाइम्स दे फाइंड अ 10 रुपी नोट और ओवर रेन अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कभी कभी उनको इस कचरे के ढेर में 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है या कभी कभी सोने का सिक्का भी प्राप्त हो जाता है। फॉर द ओल्डर इट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके लिए ये एक साधन है। मीन्स यानी साधन है, सर्वाइवल यानी जिंदा रहने का, क्योंकि जिंदा रहने का एक यही साधन है जिसके ऊपर वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर द रैक पिकर्स, कि भोजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदा रहने के लिए। आइडेंटिटी यानी पहचान होने से ज़्यादा, या पहचान मिले या न मिले, लेकिन भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है रैक पिकर्स के लिए, से द ऑथर, लेखक ऐसा कहता है। डू यू एग्री विद, क्या आप इस बात से सहमत हैं, और अगर सहमत है तो क्यों? यानी 2 प्रश्न दे दिए, क्या या तो आप इसमें सहमत हैं और अगर हैं तो क्यों सहमत हैं? तुम्हारा आंसर होगा अनीस जुंग राइटली थिंक्स दैट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर द रैक पिकर्स, कि अनीस जंग है जो बिल्कुल सही सोचते हैं, कि इसका मतलब है कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं। और अनीस जंग भी बिल्कुल सही सोचते हैं कि पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन होता है रैक पिकर्स यानी कचरा बीनने वालों के लिए, जबकि हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी होता है। मोर देन 10,000 रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव लिव्ड दीज फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और सीमापुरी में लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले हैं, 30 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। दे हैड टू लीव देयर ब्यूटीफुल एंड लैंड इन सर्च ऑफ फूड, उन्होंने अपने सुंदर सुंदर जो खेत थे वो सिर्फ भोजन की तलाश के अंदर ही छोड़ दिए। और अब वेयर एवर दे फाइंड फूड, कि जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो वहीं पर अपना टेंट गाड़ देते हैं। पिच यानी गाड़ना, तो वो वहीं पर अपना टेंट गाड़ देते हैं और इसके बाद वही उनका ट्रांजिट होम यानी चल घर हो जाता है, यानी जब उठाया तब घर को ले चले। हु वाज मुकेश, वॉट वॉज हिज एम इन लाइफ, मुकेश कौन था और मुकेश की ज़िंदगी का क्या उद्देश्य था। वॉट
डिड ही डू टू अचीव इट, और इसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, व्हाट आर मुकेश ड्रीम, मुकेश के जो सपने हैं वो क्या हैं। इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, अब आपके अनुसार, ओपिनियन विचार, कि आपके विचार के अनुसार क्या उसने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए थे। तो हम देखते हैं इसका आंसर। यंग मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, कि जो मुकेश है बिलोंग्स टू ए फैमिली, वो ऐसे परिवार से आता है, ऐसे परिवार से संबंध रखता है जो क्या करता है, बेंगल मेकर्स, जो कि चूड़ियाँ बनाने वाले हैं फिरोजाबाद में। ही डजेंट लाइक द प्रोफेशन ऑफ द बेंगल मेकिंग, और उसे चूड़ियाँ बनाने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही एंटरटेन्स न्यू ड्रीम्स, तो वो क्या करता है, अपने नए सपने देखता है। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक स्वयं बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न्स हिज आर्ट, तो क्या सोचता है कि वो एक गैराज के अंदर जाएगा और इस कला को सीखेगा। ही सीम्स टू बी डिटरमाइंड टू अचीव हिज मॉडेस्ट हिम, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, कि लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उसका जो नाम दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको आप जस्टिफाई करें, उसको सिद्ध करें। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहा गया है, व्हाट डज टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, शीर्षक है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसको समझाइए ये हमें किस तरह से कन्वे करता है। तो हमारा आंसर होगा, लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ अनीस जंग डिस्क्राइब्स 2 स्टोरीज, कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है अनीस जंग ने जो लिखा है वो 2 कहानियाँ वर्णन करता है, 2 कहानियों का वर्णन होता है। ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, दोनों ही कहानियों में खोया हुआ बचपन के बारे में बताया जाता है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर डेज इन स्कूल एंड प्ले ग्राउंड्स वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग और हजार्डस इंडस्ट्रीज, वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं भारत के अंदर, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर डेज, कि अपने जीवन के दिन या अपने बचपन के दिन स्कूल्स में बिताने के बजाय और प्ले ग्राउंड्स में बिताने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं अपना चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग, कचरा बीन कर, और या फिर हजार्डस, बहुत ही परेशानी युक्त काम को कर कर वो अपना जीवन खर्च कर रहे हैं। चाइल्डहुड इज़ द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, और बचपन जो है वो ज़िंदगी का वसंत है, वसंत ऋतु ज़िंदगी की चाइल्डहुड ही है। बट मिलियंस ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन लाइक साहेब एंड मुकेश वेस्ट देयर स्प्रिंग ईदर इन द गार्बेज ऑफ, लेकिन लाखों दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेटली जिनके भाग्य में नहीं था, जैसे कि साहेब और मुकेश, वो अपनी जो ये स्प्रिंग है, अपनी जो वसंत ऋतु है बचपन की, वो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कि या तो कचरे बीनने में, सीमापुरी यानी सीमापुरी के अंदर कचरा बीनने में बिता रहे हैं, और इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद, या फिर फिरोजाबाद की जो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, कांच की जो भट्टियाँ हैं, उनके अंदर अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो देयर बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, देयर चाइल्डहुड इज़ द लॉस्ट टू द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, तो उनका जो सबसे अच्छा ज़िंदगी का हिस्सा है, वो जिसको कि हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, बचपन के नाम से जानते हैं, वो इन टू द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, यानी ज़िंदा रहने की कश्मकश या ज़िंदा रहने की जो डिमांड है उसी में उनका जीवन खो गया है। हैंस द टाइटल इज़ क्वाइट एप्ट एंड लॉजिकल, तो इस तरह ये जो शीर्षक है बहुत ही ज़्यादा तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वाज साहेब आलम्स नेम आयरनिकल, कि साहब आलम जो नाम था उसका साहेब का, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक कैसे है, आयरनिकल व्यंग्यात्मक, और व्यंग्यात्मक से तात्पर्य है कि जैसा वो दिखाई देता है वैसा न होना। तो आंसर लिखते हैं कि साहेब ए आलम से नेम मीन्ड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि साहब ए आलम का मतलब होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, बट परंतु अनफॉर्चुनेटली रादर देन बीइंग ब्लेस्ड विद द रिचेस एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन दुर्भाग्यवश सौभाग्य से वंचित रहा विद द रिचेस, अमीरों के और आरामदायक जिंदगी से। ही रोम्ड द स्ट्रीट्स विद हिज आर्मी ऑफ बेयरफुट फ्रेंड्स, और बल्कि क्या करता था, घूमता रहता था गलियों के अंदर अपनी नंगे पैर वाले जो उसकी आर्मी थी, सैनिक थे, उनके साथ हमेशा
घूमता रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई हैड बेंगल मेकिंग नॉट बीन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, कि अब जो चूड़ी बनाने का जो धंधा है या चूड़ी बनाने का व्यवसाय अब प्रॉफिटेबल यानी कि अच्छे फायदे वाला सौदा नहीं रहा, ऐसा क्यों है? तो आंसर होगा पीपल नेवर हैड एनफ नॉट इवन एडिक्वेट फूड। इस काम करने वाले लोग हैं उनके पास न तो पर्याप्त रूप से और न पेट भरने लायक खाना होता है। फॉर जनरेशंस द सेम सिचुएशन हैड कंटिन्यूड, और ऐसा कई पीढ़ियों से होता आ रहा है। द माइंड नंबिंग टॉयल हैड किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, दिमाग को जड़वत करने वाला, नंबिंग का मतलब जड़वत, बिल्कुल रोक देने वाला, तो जड़वत करने वाला जो श्रम है उसने सब कुछ को ख़त्म कर दिया है, सब कुछ मार दिया है। क्या क्या मारा है? इनिशिएटिव, एक नया काम करने वाले, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यहाँ ड्रीम नहीं ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वो लोग हैं उनको सपने देखने की जो काबिलियत है या फिर कुछ नया करने की जो काबिलियत है, उन दोनों को ही इस दिमाग को जड़वत कर देने वाले श्रम ने ख़त्म कर दिया है। यंग मैन हैड फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, कि जो जवान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, हैड फॉलन, वो गिरफ्त में आ चुके हैं विशियस यानी बेकार, निंदनीय, बहुत गंदा, तो ये बहुत ही गंदा कुचक्र है। विशियस सर्कल का मतलब है कुचक्र ऑफ मिडिल मैन, तो ये मध्यम वर्गीय लोगों को फंसाने का एक कुचक्र है। हु हैड ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, जिसने क्या कर दिया, उनके ट्रैप्ड, जाल में फंसाया था, देयर फादर्स, उनके पिताओं को और उनके दादाओं को। तो मिडिल मैन का मतलब है मध्यम वर्गीय ने, जो जवान हैं अभी बूढ़े नहीं हुए ऐसे लोग, तो ऐसे लोग काम करते हैं ऐसा, और इसी कुचक्र ने उनके दादाओं परदादाओं को भी फंसाया था, तो इसलिए उनकी सोचने समझने की जो चेतना है वो ख़त्म हो चुकी है। इस प्रकार से ये जो चूड़ी बनाने का धंधा है वो बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिटेबल है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल मेकर्स, ये मार्कर्स नहीं है, मेकर्स होना चाहिए। जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनको क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आंसर है द बेंगल मेकर्स वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद फेस मैनी प्रॉब्लम्स, कि वे लोग जो इस ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है फिरोजाबाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन सब में से सबसे पहले जो है कि दे हैव टू वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशंस, कि सबसे पहले तो उनको बहुत ही अमानवीय कंडीशंस के अंदर काम करना पड़ता है। दे हैव टू एक मॉडल है और इसका मतलब है पड़ता है, तो उनको काम करना पड़ता है। दे वर्क इन डिंजी सेल्स और इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, वो काम करते हैं गंदी अंधेरे युक्त कोठरियों में और ग्लास फर्नेसेस यानी कांच की भट्टियों के पास, विद हाई टेम्परेचर, जिनका तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। दे बिकम ब्लाइंड क्वाइट ऑफन, कभी कभी वो अंधे भी हो जाते हैं। दे हैव फॉलन इन द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो हो क्या रहा है कि वे गिर चुके हैं। हैव फॉलन आ रहा है यानी वो जकड़ में आ चुके हैं। वेब यानी जाल में, किसके जाल में? ये गरीबी और शोषण के जाल में इनको जकड़ा जा चुका है। मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड इवन द पॉलिस मैन एक्सप्लॉइट देम, कि एक तो इनको धन देने वाले यानी साहूकार लोग जो हैं, मिडिल मैन मध्यम वर्गीय लोग हैं, और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी सभी इनका एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो बेंगल फैक्ट्रीज में काम करने वालों को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट लेसन है तीसरा, डीप वाटर। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट मिस एडवेंचर डज विलियम डगलस स्पीक अबाउट। डगलस जो है वो अपनी कौन सी घटना के बारे में बताते हैं जिससे वो मिस एडवेंचर यानी असाहसिक बन गई थी? तो आंसर होगा द मिस एडवेंचर विलियम डगलस रेफर्स टू, कि जिस घटना के बारे में डगलस बताते हैं वो क्या है, इज़ द टाइम व्हेन ही वेंट टू स्विम इन द YMCA, कि ये घटना कब घटी थी? जब वो तैरना सीखने गए थे YMCA के अंदर। एंड अ बिग बुली थ्रू हिम इनटू द पूल एंड ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, और एक बड़ा सारा मोटा सा व्यक्ति ने उनको एक उसमें पूल के अंदर फेंक दिया था और वो लगभग डूब ही गए थे। तो ये घटना के बारे में वो उसकी मिस एडवेंचर थी। What were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? वो कौन सी कड़ियाँ थी या श्रेणी थी लगातार इमोशंस की, भावनाओं की और डर की, जिसको कि डगलस ने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था
व्हेन ही वाज थ्रोन, जब उसको फेंक दिया गया था पूल के अंदर। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम द सरफेस, और उसने सतह पर आने के लिए क्या योजना बनाई थी उसके बारे में बताएं। तो हमारा जो आंसर है वो शुरू होता है कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, कि जब डगलस को पूल के अंदर फेंक दिया गया, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन एट द बॉटम, तो वो पहुंचा, लैंडेड इन उतरा, इन अ सिटिंग पोजिशन यानी कि बैठे हुए तरीके से बॉटम के अंदर, पेंदे में बिल्कुल ही आलती पालती मारकर वो पहुंच गया। ही वॉज फ्राइटन्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट नॉट स्टिल आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन अभी तक वो विट्स यानी अपनी उसकी बुद्धि ख़त्म नहीं हुई थी। ही प्लान टू मेक अ बिग जंप टू कम टू द सरफेस, तो उसने क्या किया, एक योजना बनाई कि वो क्या करेगा, एक बड़ा जंप मारेगा, एक बड़ा उछाल मारेगा, टू कम द सरफेस, सतह पर आने के लिए। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, लेकिन वो 9 फुट उसके लिए 90 फुट बन गए। ही ओपन हिज आइज एंड सा नथिंग बट वाटर, उसने अपनी आंखें खोली लेकिन उसको पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। इट मेड हिम पैनिकी, और इसी बात ने उसको बहुत ज़्यादा दुखदाई बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, कि जो डूबने का एक्सपीरियंस था उसने डगलस को किस तरह प्रभावित किया। आंसर होगा ही शूक एंड क्राइड वंस ही रीच्ड होम, वो अपने आप को हिलाया, उसने चिल्लाया एक बार तो। ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा तो ऐसा उसने किया। ही कुडंट ईट दैट नाइट एंड अ हॉन्टिंग फियर रिमेन्ड इन हिज हार्ट फॉर डेज, उस दिन उसने कुछ भी नहीं खा सका। वो दैट नाइट, उस रात्रि को जिस दिन वो डूबने की घटना हुई तो कुछ भी खा नहीं सका। अ हॉन्टिंग फियर, तो एक डराने वाला डर हमेशा बना रहा उसके हृदय के अंदर, 4 डेज यानी कई दिनों तक। ही ग्रीव वॉबली इन नीज एंड सिक इन द स्टमक, और क्या हो गया, वोबली ने डगमग चलना, डगमग लड़खड़ाते हुए चला वो उसकी घुटनों के ऊपर, और वो बीमार रहा पेट से, यानी पेट में कई दिनों तक गड़बड़ियाँ रही। एट द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन, और उसके पेट में क्या रहा, एक्जर्शन एंड मरोड़ियाँ चलती रही, धीरे धीरे मरोड़ाते रहे उसको। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो कभी भी पूल पर वापस नहीं गया। एंड ही फियर्ड वाटर एंड नेवर वेंट बैक टू इट, और अब उसको पानी से भी डर लगने लगा था और कभी भी वो फिर पानी के अंदर नहीं गया। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस जो था वो दृढ़ निश्चित क्यों था, डिटरमाइंड एंड दृढ़ निश्चित क्यों था। गेट ओवर ये फ्रेजल वर्ब है, गेट ने विजय प्राप्त करना, हिज फियर ऑफ वाटर, कि अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वो क्यों दृढ़ निश्चित था। आंसर होगा डगलस वाज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर्स, कि डगलस जो था बहुत ही दृढ़ निश्चित था अपने डर को ओवरकम, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट रोइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि इन चीज़ों ने क्या कर दी थी, खराब कर दी थी, रोइंड ने खराब कर देना, फिशिंग ट्रिप्स मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स थी, जाने की जो यात्राएं थी उनको खराब कर दिया। डिप्राइड हिम द जॉय, अलग कर दिया, डिप्राइड ने अलग थलग पटक दिया उसको, किस आनंद से, कैनोइंग यानी छोटी नाव पर सवारी करने का आनंद को उसने ख़त्म कर दिया। बोटिंग, बोट एंड थोड़ी बड़ी नाव के ऊपर जो आनंद आता उसको ख़त्म कर दिया। एंड स्विमिंग, और तैरने के आनंद को इस पानी के डर ने ख़त्म कर दिया था, इसीलिए वो इस डर पर विजय प्राप्त करना चाहता था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि डगलस को वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने किस तरह से एक स्विमर बनाया, एक तैराक किस तरह से बनाया। या फिर हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ परफेक्ट स्विमर, कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक परफेक्ट स्विमर किस तरह से बनाया, इसको हमें लिखना है। तो आंसर होगा द इंस्ट्रक्टर मेड सीरियस एफर्ट्स टू बिल्ड स्विमर, इंस्ट्रक्टर जो था यानी उसके जो सिखाने वाला था उसने बहुत ही सीरियस, बहुत ही व्यापक रूप से प्रयास किए थे उसको एक स्विमर बनाने के लिए। ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, वो एक बेल्ट बांध देता उसके, रखता एक बेल्ट चारों तरफ। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट अराउंड हिम, और एक रोप यानी एक रस्सी जो थी अटैच्ड यानी जुड़ी हुई थी उस बेल्ट से, अराउंड हिम जो उसके चारों तरफ थी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और वो रस्सी जो जुड़ी हुई थी बेल्ट से वो जाती थी एक पुली से होकर। दस ही वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल आर आफ्टर आर, और इस तरह ये जो तरीका था उसी के सहारे ये जो था बैक यानी पीछे और फोर्थ यानी आगे, आगे पीछे होता रहता था अक्रॉस द पुल,
पूरे पूल के अंदर आर आफ्टर आर, हर घंटे घंटे के बाद एंड हर समय वो इसी तरह से जब पुली उसके कमर से ऊपर की तरफ बंधी रहती थी और इस तरह वो आगे पीछे होता रहता था। देन ही टॉट हिम टू एक्साल एंड इनहेल, और फिर वो सांस छोड़कर और सांस लेते हुए आगे पीछे की जो कसरत थी तैरते हुए वो करना उसने सिखाई। इन दिस वे ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, और इस प्रकार से वो डगलस को एक अच्छा स्विमर बना पाया, अच्छा तैराक बना दिया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस ने ऐसा कैसे सिद्ध किया कि उसने अपने पुराने डर को जीत लिया था? तो आंसर होगा टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए कि उसने अपने पुराने डर पर जीत हासिल कर ली है, डगलस ने क्या किया, वेंट टू लेक वेंटवर्थ, वो वेंटवर्थ नाम की झील पर गया और वहाँ पर तैरा। स्विम की सेकंड फॉर्म आई स्वैम, वो तैरा वहाँ पर 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, उस लेक को पार करते हुए 2 मील तक तैरा। कहाँ तक? इस स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक तैरा हुआ। फाइनली टू रिमूव एनी अदर काइंड ऑफ रेजिडुअल फियर, हटाने, और अंत में इस तरह उसने अपना पूरा डर हटा दिया। ही वेंट टू वार्म लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर श्योर टू बैक एंड फाइनली कॉन्क्वर्ड हिज फियर। इसके अलावा और कहाँ गया वो? ही वेंट टू वार्म लेक, वो गर्म झील के वहाँ पर भी गया और वहाँ पर भी वो तैरता रहा एक किनारे से दूसरे किनारे तक और वापस आया तैरता हुआ ही। इस तरह फाइनली अंत में उसने अपने डर को जीत लिया। हाउ डिड वाई डिड डगलस डेवलप एन एवर्सन, एक तो किस प्रकार और क्यों डगलस के विकसित हो गया था एवर्सन यानी घृणा, नफरत पैदा हो गई थी टू द वाटर, पानी से, व्हेन ही वाज इन इट, तो ये किस प्रकार से उसके अंदर आई, ये पानी के प्रति घृणा कैसे उत्पन्न हुई उसके बारे में हमें लिखना है। तो आंसर होगा विलियम डगलस डेवलप्ड एवर्सन टू द वाटर, कि विलियम डगलस जो था उसने पानी के प्रति घृणा पैदा कर ली थी एट द एज ऑफ 3 or 4, 3 या 4 साल के लगभग। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उसके पिताजी उसको लेकर कैलिफोर्निया में एक समुद्र तट पर चले गए थे। दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, तो वो लहरों के बीच में साथ साथ खड़े हुए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम, तो इतने में एक लहर आई और लहर के द्वारा इसको नीचे गिरा दिया गया, ये नीचे गिर गया लहर के कारण। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और लहर इसके ऊपर से निकलकर चली गई। ही वॉज बरीड इन वाटर, ये पानी में गिर गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, इसकी सांस लगभग चली गई थी। एंड ही वॉज फ्राइटन, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। सो ही डेवलप्ड एन एवर्सन टू द वाटर, इस प्रकार पानी के प्रति लेखक की बहुत ज़्यादा घृणा पैदा हो गई थी। इस वीडियो में इस लेसन तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड make sure that you write your comments in comment box about this video. Thank you.